नमस्कार, मैं विनोद कुमार जाटोरिया एमएम पब्लिक स्कूल दौद की तरफ से एक बार पुनः आपके सामने। प्यारे बच्चों, पिछली जो क्लासें थी उसमें हमने वर्ग एवं वर्गमूल प्रश्नावली पढ़ी थी। वर्ग ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना, वर्ग संख्याओं की कुछ विशेषताएं, उसके अलावा कुछ रोचक प्रश्न भी हमने मिलाए थे। इसके बाद में आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 7 के बारे में, घन एवं घनमूल। घन होता क्या है? देखिए घन क्या होता है। घन शब्द का प्रयोग ज्यामिति में किया जाता है। जो गणित की एक अलग शाखा है ज्यामिति, ज्योमेट्री जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, उसमें घन का प्रयोग किया जाता है। घन यानी जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। एक ठोस आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसे हम घन कहते हैं। ये एक घन है। जैसे चौक का डिब्बा है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी बराबर होती है, उसे हम घन कहते हैं। ये तो एक घन हो गया, क्यूब, अंग्रेजी में से क्यूब बोलते हैं घन। जबकि घन संख्याएं क्या होती है? घन संख्याएं क्या होती है? जैसे आप विचार कीजिए, 1 है, 8 है, 27 है, ये घन संख्याएं। ये घन संख्याएं क्यों है? ऐसी संख्या जिसे किसी संख्या को 3 बार गुणा करने पर प्राप्त होती है। ऐसी कोई संख्या जो किसी संख्या को 3 बार गुणा करने पर प्राप्त होती है उसे पूर्ण घन संख्या कहते हैं। जैसे 1 है तो 1 को 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। इसी प्रकार से 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 27। ये सभी संख्याएं हैं वो पूर्ण घन संख्याएं हैं। यानी ऐसी कोई भी संख्या जिसे किसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त होती है वो पूर्ण घन संख्या कहलाती है। तो हमने सीखा घन किसे कहते हैं। यानी किसी भी संख्या को घन करना है किसी संख्या का, तो उस संख्या को आपस में 3 बार गुणा करना है तो हमें उस संख्या का घन प्राप्त होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, कुछ रोचक बातें हैं इसमें। क्या रोचक बातें हैं? हमें 1 से लेकर 10 तक की घन संख्याओं को हमेशा याद रखना है। जैसे 1 का घन, किसी भी संख्या के ऊपर जैसे घात 3 लगती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी संख्या जिसे घात 3 लगती है, जैसे संख्या 5 के ऊपर घात 3 लग गई, जैसे 6 के ऊपर 3 लग गई या 8 के ऊपर 3 लग गई, किसी भी संख्या के ऊपर घात जब 3 लगती है तो इसका मतलब है 5 का घन करना है हमें 125। 6 का घन करना है यानी 6 का क्यूब करना है हमें 216। 8 का घन करना है हमें जैसे 512। तो किसी भी संख्या का घन करना है तो उसके ऊपर घात 3 लगी हुई होती है, और 3 घात लगी हुई है किसी संख्या के ऊपर तो हम उसे क्यूब बोलेंगे या उसका घन बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों, 1 से लेकर 10 तक की जो संख्याएं हैं उनका घन हमें हमेशा याद रखना है। जैसे 1 का घन करते हैं हम, तो 1 का घन हमें प्राप्त होता है 1। 2 का घन करते हैं तो 2 का घन हमें प्राप्त होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 का घन करते हैं तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 ताड़ी 9, 9 ती 27। आगे बढ़ते हैं तो 4 का जब हम घन करते हैं तो 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64। इसी प्रकार 5 का घन करते हैं तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 55 25, 55 125। 6 का घन करते हैं तो 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 6 36, 36 का 216 गुना कर देना आपको। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो 7 का घन करते हैं तो 7 गुणा 7 गुणा 7 बराबर 343। 7 7 49, और 49 को 7 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 343। 8 का घन करते हैं तो 8 का घन करते हैं तो 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 8 64, और 64 को 8 से गुणा करते हैं तो हमारे पास में आते हैं 512। इसी प्रकार जब 9 का घन करते हैं 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81, 81 को 9 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 729। इसी प्रकार 10 का घन करते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100, और 100 को फिर 10 से गुणा करेंगे तो 1000।
ये 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन आपको हमेशा याद रखना है। साथ ही साथ अब आप देखिए ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 और 1000, ये पूर्णगण संख्याएं। ये क्या है? ये पूर्णगण संख्याएं हैं, पूर्णगण संख्याएं। ये पूर्णगण संख्याएं क्यों हैं? क्योंकि ये किसी संख्या को 3 बार गुना करने पर हमें प्राप्त हो रही है, जबकि जैसे संख्या कोई भी और संख्या लेते हैं, जैसे 12 है, ये पूर्णगण संख्या नहीं है। जैसे इन संख्याओं के बीच में कोई सी भी संख्या 1 से लेकर 1000 तक की संख्याएं आ गई हमारे पास में, 1 से लेकर 1000 तक की जो संख्याएं हैं उनमें केवल और केवल 10 पूर्णगण संख्याएं हैं। उसके अतिरिक्त जो भी संख्याएं हैं वो पूर्णगण संख्याएं नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इस जो सारणी हमें प्राप्त हुई है 1 से लेकर 10 तक की घन संख्याओं की, इसमें कुछ विशेष बातें, कुछ रोचक विशेषताएं हैं। उसकी कुछ रोचक बातें देखिए क्या है। देखिए जैसे 1, 3, 5, 7 और 9, ये है विषम संख्याएं। 1, 3, 5, 7 और 9, ये है विषम संख्याएं। ये हो गई विषम संख्याएं। और इसके अतिरिक्त 2, 4, 6, 8 और 10 मान लो या 0 मान लो, ये है सम संख्याएं, सम संख्याएं। तो इन सम संख्याओं और विषम संख्याओं की कुछ विशेष बातें हैं। हम देख रहे हैं, हमें पता है कि जितने भी अंक बनते हैं गणित में वो 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं से ही बनते हैं। जितनी भी संख्याएं बनती है वो 0 से लेकर 9 तक के अंकों की सहायता से ही बनती है। तो प्यारे बच्चों, जैसे 1 है ये विषम संख्या, तो यहाँ पर भी ये पूर्णगण संख्या भी विषम संख्या के रूप में। 3 है ये विषम संख्या, तो इसकी जो पूर्णगण संख्या है वो भी विषम संख्या के रूप में। 5 है, 5 विषम संख्या है, तो 125 भी विषम संख्या है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि विषम संख्याएं, विषम संख्याओं का घन होगा वो विषम संख्या के रूप में प्राप्त होगा, और सम संख्या का घन सम संख्या के रूप में प्राप्त होगा। यानी सम संख्या का घन सम संख्या, और विषम संख्या का घन विषम संख्या। ये आपको याद रखना है 2 बातें, कि सम संख्या का घन होता है वो सम संख्या के रूप में प्राप्त होता है, और विषम संख्या का घन हमेशा विषम संख्या के रूप में प्राप्त होता है। 2 बातें तो ये हो गई। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पर इकाइकांक 1 है तो यहाँ पर भी इकाइकांक 1 है। यहाँ पर देखिए इकाइकांक 4 है तो यहाँ पर भी 4 ही है। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 ही है। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 ही है। यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी 9 ही है। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 है। तो देखिए कुछ रोचक विशेषताएं निकल कर हमारे सामने आ रही है कि जिन संख्याओं, जिन पूर्णगण संख्याओं, जिन पूर्ण घन संख्याओं का इकाई अंक क्रमशः 1, 4, 5, 6, 9 अथवा 0 हो। जिन पूर्ण घन संख्याओं का इकाई अंक क्रमशः 1, 5, 1, 4, 5, 6, 9 अथवा 0 हो तो उनका घनमूल का इकाई अंक, घनमूल का इकाई अंक, घनमूल का इकाई अंक भी वही संख्या होगी। मतलब यदि किसी संख्या पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 5 है
तो इसका घनमूल का इकाइकांक भी 5 होगा। किसी पूर्ण घन संख्या का इकाइकांक 4 है तो उसका घनमूल का इकाइकांक भी 4 होगा। अब इसके विपरीत आगे बढ़ते हैं, तो जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 8 प्राप्त हो रहा है हमें, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हमें 7 प्राप्त हो रहा है, यहाँ 7 है तो यहाँ पर 3 प्राप्त हो रहा है, और यहाँ 8 है तो यहाँ 2 प्राप्त हो रहा है। हमने वैदिक गणित जब पढ़ी थी उसमें परम मित्रांक के बारे में पढ़ा था। परम मित्रांक यानी ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल सदैव 10 के बराबर आता है, वो आपस में परम मित्रांक होती है। परम मित्रांक जैसे 1 का परम मित्रांक हो गया, 1 में 9 जोड़ते हैं तब 10 होते हैं, तो इसका मतलब 1 का परम मित्रांक तो 9 और 9 का परम मित्रांक 1 हो गया। इसी प्रकार जैसे 2 और 8 जोड़ते हैं तब आते हैं 10, तो 2 का परम मित्रांक तो 8 और 8 का परम मित्रांक हो गया 2। इसी प्रकार जैसे 3 और 7 को जोड़ते हैं तो 10 आते हैं, तो 3 का परम मित्रांक तो हो गया 7 और 7 का परम मित्रांक हो गया 10। तो हम आगे देते हैं जिन पूर्ण घन संख्याओं का इकाई अंक 2 अथवा 8 हो तो घनमूल का यहाँ लिख लेते हैं हम, ये जो अगली विशेषता है यहाँ लिख लेते हैं। जिन पूर्ण घन संख्याओं का इकाई अंक 2 या 8 हो तो घनमूल का इकाई अंक 8 या 2 होगा। अर्थात 2 है तो 8 होगा, 8 है तो 2 होगा, तथा इकाई अंक पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 3 या 7 हो तो घनमूल का इकाई का अंक क्या होगा? घनमूल का इकाई अंक होगा 7 या 3 होगा। घनमूल का इकाई अंक 7 या 3 होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हमने कुछ विशेषता पढ़ी, यानी कि सम संख्याएं हैं। यदि इकाई का अंक सम है तो उसका घनमूल का इकाई का अंक भी हमेशा सम ही होगा, और इकाई का अंक यदि विषम है तो उसका घनमूल का इकाई का अंक भी विषम होगा। यानी सम संख्याओं का घन होगा सम संख्या और विषम संख्याओं का घन होगा विषम संख्या। और इसी प्रकार जिन पूर्ण घन संख्याओं का इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 अथवा 0 हो तो उनका घनमूल का इकाई का अंक भी सदैव वही संख्या होगी। यानी यदि जैसे देखिए, जैसे हम 15 का घन करते हैं, तो 15 को 3 बार गुणा करते हैं, 15 गुणा 15 गुणा 15। 15 को 15 से गुणा करते हैं, 15 को पूर्ण 15 से गुणा करके हम देखते हैं तो 15 गुणा 15, 15 5 75, 8 के 7, 15 एकम 15, 7 22। फिर 15 से और गुणा करना है तो 15 से और गुणा कर लेते हैं। देखिए 225 को 15 से और गुणा करके देखते हैं, 15 5 75, 8 के 7, 15 दूना 30 और 7 37, 8 के 3, 15 दूना 30 और 3, तो हमें प्राप्त होता है 3375। तो यहाँ पर इकाई का अंक 5 है तो यहाँ पर भी 5 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए हम 14 का घन करते हैं या 24 का घन करते हैं, 24 का घन, तो 24 को 24 से गुणा करते हैं
24 को जब हम 24 से गुना करते हैं तो 24 का वर्ग होता है 576। 576 को और गुना कर लेते हैं हम किससे? 24 से। 4 को 24 हासिल की 2, 7 को 28 और 2 30 की 0 हासिल की 3, 5 20 और 3 23, 6 दूनी 12 को 2 हासिल की 1, 7 दूनी 14 और 1 15 को 5 हासिल की 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 और 1 3। हमें प्राप्त हो रहा है 13,824, 13,824। तो यहाँ पर इकाई का अंक 4 है तो यहाँ पर भी 4 प्राप्त हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 अथवा 0 हो तो उनका घनमूल का इकाई का अंक भी क्रमशः वही संख्या यानी 1, 4, 6, 9 अथवा 0 ही होगी। इसी प्रकार हमने आगे विशेषता देखी कि जिन पूर्ण घन संख्याओं का इकाई का अंक 2 या 8 हो तो घनमूल का इकाई का अंक सदैव 8 या 2 होगा, यानी 2 है तो 8 होगा, 8 है तो 2 होगा। तथा पूर्ण घन संख्या का इकाई का अंक 3 है तो घनमूल का अंक 7 होगा, और 7 है तो घनमूल का अंक 3 होगा। जैसे हम 13 का घन करते हैं, 13 का घन करके देखते हैं तो 13 को 3 बार गुना करते हैं। 13 को 13 से गुना करते हैं तो हमें बताया कि 169 प्राप्त होते हैं, और 169 को फिर से 13 से गुना करते थे तो 9 27 हासिल की 2, 6 18 तो 20 की 0 हासिल की 2 और 3 एकम 3 और 2 5, ये 9, ये 6 और ये 1, 7 9 4 5 11, 1 और 1 2, हमें प्राप्त हो रहा है 2197। तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 7 प्राप्त हो रहा है। तो ये कुछ उदाहरण है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये चीज़ें आपके काम आएगी जब हम किसी संख्या को देखकर उसका घनमूल बता सकते हैं, तब इन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने आज इसी वीडियो के माध्यम से सीखा घन कैसे किया जाता है। घन करने का मतलब है किसी संख्या को आपस में 3 बार, कितनी बार? 3 बार गुणा करना। गुणा करने पर उस संख्या है जिस संख्या को गुणा करें उस संख्या का घन प्राप्त होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। एक तो किसी संख्या को 3 बार गुणा करने पर उस संख्या का घन प्राप्त होता है, सम संख्या का घन सम संख्या, विषम संख्या का घन विषम संख्या, और इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 अथवा 0 हो तो उसका घनमूल का इकाई का अंक भी वही संख्या होगी। साथ ही साथ और जिन पूर्ण घन संख्याओं का इकाई का अंक 8 होता है तो उनका घनमूल का इकाई अंक 2 होता है, और 2 होता है तो 8 होता है। और घनमूल का पूर्ण घन संख्या का इकाई का अंक 3 हो तो घनमूल का इकाई का अंक 7 होता है, और 7 हो तो 3 होता है। तो प्यारे बच्चों, अब आपको मैं सिखाता हूं घनमूल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो घनमूल ज्ञात करने की कुछ विधियां हैं, उसमें से आपको एक विधि में आपको बता देता हूं, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से किस प्रकार से किसी संख्या का घनमूल ज्ञात किया जाता है। अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से हमने वर्गमूल भी ज्ञात किया था, और अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करते हैं। तो देखिए घनमूल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। घनमूल, अब विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड यानी कि जो संख्या हमें दी गई है उसका अभाज्य गुणनखंड करना है, और अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से उसका घनमूल ज्ञात करना है। तो देखिए मेरे बच्चों, जैसे संख्या है 64 का घनमूल ज्ञात करते हैं। अब घनमूल होता क्या है, घनमूल को प्रतीक के रूप में लिखते हैं इस प्रकार से। ये जो निशान है ये है घनमूल का, घनमूल, इसे पढ़ेंगे हम घनमूल, और अंग्रेजी में इसे बोलते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट, हिंदी में इसे बोलते हैं घनमूल और अंग्रेजी में इसे बोलते हैं क्यूब रूट। तो प्यारे बच्चों 64 का घनमूल करते हैं। तो देखिए 64 का पहले तो निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। इकाई का अंक 2 है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग देते हैं। 64 में तो भाग जाता है 32 बार, फिर 32 में 2 का भाग जाएगा 16 बार, फिर 16 में 2 का भाग देते हैं तो 8 बार,
2 का भाग 8 में देते हैं तो 4 बार, फिर 2 का भाग 4 में देते हैं तो 2 बार, 2 का भाग 2 में देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1। तो 64 का अभाज्य गुणन प्राप्त हुआ। 64 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 64 बराबर ये अभाज्य गुणन प्राप्त हुआ। अब इस अभाज्य गुणन को इस गुणनखंडों की सहायता से हम निकालते हैं इसका घनमूल। यहाँ पर 3 लिखना अत्यंत आवश्यक है, 3 नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब ये वर्गमूल का निशान हो जाएगा। अब घनमूल निकालते कैसे हैं? जैसे वर्गमूल का निशान था वो इस प्रकार से था, ऐसे या फिर ऐसे भी कह सकते हैं। यहाँ पर 2 लिखते हैं तो अब यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब हमने 2 के जोड़े बनाए थे। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कितने 3 के जोड़े बनाने हैं हमें, बस ये घनमूल हो गया। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा बन गया। इस जोड़े में से हम 2 लेते हैं और इस जोड़े में से हम 2 लेते हैं तो 2 को 2 से गुना करते हैं पर 4 प्राप्त होते हैं। इसका मतलब 64 का घनमूल क्या हो गया? 4 हो गया। इस प्रकार से किसी संख्या का घनमूल ज्ञात किया जाता है। एक संख्या लेकर मैं आपको और बता देता हूँ, जिस संख्या है 3375। 3375 3375 का हम निकालते हैं घनमूल। देखिए पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 3375 इकाई का अंक, देखिए इकाई का अंक 5 है तो इसका मतलब 2 का भाग तो जाएगा नहीं। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब हम 3 की भाजकता का नियम की जांच करते हैं, 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 3 का भाग देने के लिए संख्याओं का योग करते हैं। 3 और 3 6, 6 7 13 और 13 5 18 है अंकों का योग। तो इसका मतलब 18 आता है तो इसका मतलब 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग देकर देखते हैं। 3 का भाग 3 में देते हैं 1 बार, इस 3 में देते हैं 1 बार, 7 में देते हैं तो 2 बार, शेषफल बचता है 1 और 1 और 5 को मिलाते हैं तो हो गए 15। 15 में 3 का भाग देते हैं तो 5 बार। इस प्रकार से भाग देकर देख लेंगे। 3 3 7 5 3375। 3 एकम 3 उतारते हैं 3, 3 एकम 3 उतारते हैं 7, 3 दूनी 6 बच गया 1 उतारते हैं 5, 3 पंजे 15 चला गया 1125 बार। फिर 1125 में फिर से 3 की भाजकता की जांच करते हैं तो 1 और 1 2, 2 4 और 5 9 तो 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग 11 में देते हैं तो 3 बार, शेषफल बचते हैं 2, 2 और 2 मिलकर हो गए 22, 22 में देते हैं तो 7 बार और शेषफल बचता है 1, 1 और 5 मिलकर बन गए 15, 15 में देते हैं 3 का तो 5 बार। अब 3 और 7 हो गए 10, 10 और 5 15, 15 में फिर से 3 का जाएगा। 3 का भाग 3 में 1 बार, 7 में 2 बार और शेषफल बचता है 1, 1 5 15 में 5 बार। अब फिर से जांच करते हैं तो 1 और 2 3 और 5 8, 3 के पारी में 8 नहीं आते तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 का भाग नहीं जाएगा तो 3 के बाद संख्या आती है 5, 5 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 अथवा 5 होता है तो इनमें 5 का भाग जाता है। तो 5 का भाग देते हैं तो 5 का भाग 12 में देते हैं तो 5 दूनी 10 2 बार, शेषफल बचते हैं 2, 2 और 2 और 5 मिलकर हो गए 25, 25 में 5 का भाग देते हैं तो 5 बार। फिर 25 में 5 का भाग देते हैं तो 5 बार और 5 में 5 का भाग जाता है 1 बार। ये तो हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। क्या प्राप्त हुए हमें? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 3375। अब 3375 का हमें लिखना वर्गमूल, तो 3375 का हम वर्गमूल देखते हैं। 3375 का ये हो गया वर्गमूल। जोड़े बनाते हैं तो एक जोड़ा तो 3 का, एक जोड़ा 5 का। तो 3 वाले जोड़े में से 3 लेते हैं, 5 वाले जोड़े में से 5 लेते हैं। 3 को और 5 को गुणा करते हैं तो हमें 15 प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब 3375 का घनमूल कितना आ गया? हमें 15 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से किसी भी संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में जो हमने सीखा है वो अध्याय 7 में आपको मिलेगा। उसके माध्यम से आपको कुछ प्रश्न हल करने हैं। आगे की जो विधियां हैं इस प्रश्नावली में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।